हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 14 जल। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा जब आप खाना पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना तथा स्नान करने जैसे कार्य कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई ऐसी मजबूरी आ गई, फिर कोई ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से हमारा जो जल की मात्रा थी वो बढ़ गई और हमें एक हफ्ते तक केवल 1 बाल्टी पानी से ही काम चलाना है। तो क्या ये संभव होगा? पानी से, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसी 1 बाल्टी से हमें खाना भी पकाना है, पीना भी है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन साफ करने, स्नान, ये सारे कार्य क्या हम एक हफ्ते तक 1 बाल्टी से चला सकते हैं? नहीं चला सकते, क्योंकि नहाने में 1 बाल्टी खर्च हो जाती है, फिर कपड़े भी धोने पड़ते हैं, खाना पकाना, पानी पीने का भी चाहिए होता है। तो 1 बाल्टी पानी से हम एक हफ्ते का कार्य नहीं चला सकते। यदि काफी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? हम प्यास से मर भी सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक हमें जल की प्राप्ति न हो तो हमारे क्रियाकलाप रुक जाएंगे। पानी के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप है जिनके लिए हमें जल का उपयोग करते हैं। तो पीने के अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य है, जैसे कि कपड़े धोना, नहाना, बर्तन साफ करना, सफाई करना, तो इनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? तो चलिए देखते हैं हम कितने जल का प्रयोग एक दिन में करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1, प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इस प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा प्रयोग किए गए जल की मात्रा को इसके अंदर लिख दीजिए। मापने के लिए किसी मग का, गिलास का या बाल्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि पीने के लिए एक दिन में पीने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? कम से कम भी हमें 8 गिलास पानी पीना पड़ता है, तो इसमें हम लिखेंगे 8 गिलास। ब्रश करने के लिए 1 गिलास सुबह का और 1 गिलास शाम का, ये मिनिमम पानी हमें चाहिएगा, तो 2 गिलास। नहाने के लिए हमें 1 बाल्टी, बर्तन साफ करने के लिए 1 बाल्टी, कपड़े धोने के लिए तो हमें और भी ज्यादा की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम 4 बाल्टी लिख सकते हैं। शौचालय जाने के लिए भी एक दिन में कम से कम 2 बाल्टियों की आवश्यकता हमें होती है। फर्श साफ करने के लिए 1 बाल्टी, अन्य कार्यों के लिए भी हमें 2 या 3 बाल्टी की आवश्यकता होती है। तो पूरे दिन में प्रयोग किए जाने वाली जल की मात्रा कितनी होगी? 10 बाल्टी। तो देखिए इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, प्रतिदिन की हमें जल के उपयोग की मात्रा को लिखना है। तो पीने में हमें कम से कम 8 गिलास चाहिएगा, ब्रश करने के लिए 2 टाइम करना है तो 2 गिलास तो चाहिए, नहाने के लिए 1 बाल्टी, बर्तन साफ करने के लिए भी 1 बाल्टी, कपड़े धोने के लिए हमें लगभग 4 बाल्टी, शौचालय जाने के लिए कम से कम 2 बाल्टी, फर्श साफ करने के लिए 1 बाल्टी, अन्य कार्य के लिए भी लगभग 3 बाल्टी हमारी लग जाती है। तो टोटल हमारी 10 बाल्टी में 10 गिलास एक दिन में कम से कम खर्च होते हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का प्रयोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये हमने अपने ही पानी के अंदाजा लगाया था। इस जानकारी के उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। तो ये संख्या बहुत ही बड़ी आती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष में जल की आवश्यक मात्रा का ज्ञान कराएगा। अब पता लगाइए कि तो इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है। पहले एक इंसान या फिर खुद की प्रयोग किए जाने वाले एक दिन की जल की मात्रा लिखनी है। फिर सोचना है कि पूरे परिवार में हमें जल की कितनी आवश्यकता होगी, पूरा परिवार एक साल में कितने जल का प्रयोग कर लेगा। फिर हमें ये देखना है कि किसी गाँव शहर में कितने सारे लोग रहते हैं, वे एक साल में कितने ज्यादा जल का प्रयोग वे कर रहे होंगे। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारे जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो हमारे वो है जो हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन जैसे हम खेतों में सिंचाई करते हैं, सब्जियों को पानी देते हैं, वहाँ पर भी तो हमारे जल का प्रयोग हो रहा है। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या उन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल, उनके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और फैक्ट्री के अंदर उनके बनने के लिए, धुलाई के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। क्या आप जल के अन्य उपयोग सोच सकते हैं? जल के बहुत सारे उपयोग है। जल का कार्य शुद्धिकरण का होता है, धुलाई का होता है, सिंचाई का होता है, साथ में फैक्ट्रियों के अंदर भी अनेक पदार्थों को शुद्धिकरण के लिए, धुलाई के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों इत्यादि से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने यह सोचा है कि टोंटियों में जल कहाँ से आता है? जो टंकियां होती है या टोंटियां होती हैं, उनमें जो जल प्राप्त होता है वह जल भी किसी झील, नदी या कुएं से ही प्राप्त किया जाता है। उसकी आपूर्ति फिर
जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क के द्वारा की जाती है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है, कोई झील है या फिर झरना है, उसके अंदर हमने मोटर से क्या लगा दी, पाइप, और इस पाइप से हमें किसी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं। हमें से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल के एक ही स्रोत है, तालाब, झील, नदी या कुएं। तो हम घर में कोई बाल्टियों से पानी ले सकता है, कोई नलकूप से, कोई हैंडपंप से, या फिर कोई मोटर से पानी चला सकता है। लेकिन सबका स्रोत क्या होता है, जो पानी आता है हमारा कहाँ से, तालाब, झील, नदी और कुएं, यही स्रोत पानी के होते हैं। इसके अलावा भूमिगत जल भी होता है, जिनसे हम हैंडपंप के द्वारा निकाल सकते हैं। हमने अपने चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया। इन तालाबों, झीलों, झरने, कुएं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है, तो इनमें जल कुछ बारिश का जल आता है, कुछ भूमिगत जल इनके अंदर होता है। तो देखो, जैसे कि अगर हम पृथ्वी का मानचित्र देखें तो पृथ्वी इस तरह की दिखाई देती है। जितना भी नीला भाग है वो क्या है, जल ही होता है। तो पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जलमग्न ही होता है। समुद्रों और महासागरों में जल के बहुत से लवण घुले रहते हैं, जिससे यह जल खारा होता है। इसलिए यह जल पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता। महासागर हमारे उपयोग के लिए जल की आपूर्ति की एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल की आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? सोचने वाली बात है। महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों व कुओं में से कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करती है? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता? ये भी एक सोचने वाली बात है कि जहाँ से हम पानी लेते हैं, जैसे कि नदी हो गए, झरने हो गए, तालाब हो गए, इनका पानी खारा नहीं होता, किंतु जो महासागर या फिर समुद्र होते हैं उनका पानी खारा होता है। कारण ये है कि समुद्र के अंदर से जो जल है वो थोड़ा थोड़ा करके उड़ता रहता है, लेकिन जो लवण है, जो पृथ्वी से के बाकी हिस्सों से लवण घुल घुल कर वहां पर जाते रहते हैं। नदी नाले क्या है, सारे के सारे अंत में जाकर समुद्र में मिलने होते हैं। तो जिसके कारण क्या है, उनके अंदर लवण इकट्ठे होते रहते हैं। नदी का जल बहता रहता है, इस वजह से उसके अंदर लवण इकट्ठे नहीं होते हैं। इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानने की आवश्यकता होती है। जल चक्र, जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा होगा कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है। यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है, लेकिन ये कहाँ जाता है? जैसे गीले कपड़े भी सूखते हैं तो पानी कहाँ चला जाता है? वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? तो ये सब हम जानते ही है कि जो सूर्य की किरणें होती है उनके अंदर ये जल क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। आपको क्रियाकलाप याद होगा जिसमें हमने जल में घुले हुए नमक को अलग किया था। नमक को अलग करने के लिए क्या किया था, पानी को गर्म किया था और नमक वहां पे इकट्ठा हो गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प के साथ लवणों का वहन नहीं होता। मतलब जब जल भाप बनकर उड़ जाता है तो उसके अंदर जितने भी घुले हुए लवण होते हैं वे वहीं पर रह जाते हैं। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। तो जब भाप बन के उड़ जाता है जल, उसको हम देख नहीं सकते हैं। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों व जमीनी क्षेत्रों में भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है, जिसको हमें उबालने की जरूरत नहीं होती। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया था कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के फलस्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो नमक बनाने की विधियां पढ़ी थी हमने। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2। क्रियाकलाप नंबर 2 में हमें क्या करना है, 2 प्लेटें लेनी है, दोनों के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा सा जल रख देना है। एक प्लेट को सूरज की धूप में रख देना है तथा दूसरे को छाया में रख देना है। जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं तो क्या देखेंगे ध्यान से, कि जो सूरज की धूप में रखा हुआ जल था वो धीरे धीरे वहां से समाप्त होने लगता है, जबकि जो छाया में रखा हुआ जल था वो जो का तो बना रहता है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों से भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इनके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, लेकिन उसे विलुप्त होने में अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुंच जाती है? हाँ, थोड़ी सी ऊष्मा यहाँ पर विकिरण के द्वारा पहुंच जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल के जितने भी खुले पृष्ठ होते हैं, जितना भी जल खुली रूप में पड़ा रहता है, उससे वाष्पन होते रहते हैं। लेकिन अगर हम ढक्कन बंद करके किसी बोतल के अंदर रख दे तो उसके अंदर जल नहीं उड़ेगा। अब आता है पौधों के द्वारा जल की क्षति। हम आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों की इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधों के इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपने अध्याय 7 में यह क्रियाकलाप 4 पौधे होते हैं, कुछ जल की मात्रा को तो क्या भोजन बनाने में या अपने अन्य क्रियाकलापों में प्रयोग करते हैं तथा शेष भाग को जलवाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। जैसे कि हमें वो क्रियाकलाप याद होगा जो हमने अध्याय 7 में किया था, क्रियाकलाप नंबर 4, जिसमें हमने एक पत्ती के ऊपर पॉलिथीन की थैली को बांधकर उसको धूप में रख दिया था। जैसे ही वो पौधे की पत्ती को हमने थोड़ी देर धूप में देखा तो उसमें कुछ जलवाष्प की बूंदें आ जाती है संघनन के कारण। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। हम देखेंगे जो हम बादल बनते हैं, बारिश होती है, ये हमारा जल ही है जो वापस से उड़ा हुआ जल हमें प्राप्त होता है। अब आता है प्रश्न, बादल कैसे बनते हैं? क्रियाकलाप नंबर 3, जल से आधा भरा गिलास लीजिए, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए, जल में कुछ बर्फ डालिए, 1-2 मिनट की प्रतीक्षा कीजिए, जल के बाहरी पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए। जैसे अगर हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी गिलास के अंदर, जो खाली गिलास होता है उसके अंदर अगर हम बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं तो क्या देखते हैं, उसके बाद जल की बूंदें बन जाती है अपने आप ही। तो जल कहाँ से आया? जो जलवाष्प आसपास की हवा में है वे ठंडी होकर क्या हो जाती है, एक जगह पर चिपक कर संघनित हो जाती है। ये क्रियाकलाप हमने अध्याय 5 में क्रियाकलाप नंबर 7 में भी देखा था, जब हमने संघनन से फिर किसी प्लेट के ऊपर हमने बर्फ के टुकड़े रखे थे तथा नीचे भाप का प्रयोग किया था। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जो जल है वो पृथ्वी पर वापस कैसे आता है? पृथ्वी पर वापस लाने के लिए संघनन की भूमिका होती है। पृथ्वी की सतह से जितने जितने ऊपर चलते चले जाएंगे उतने उतने क्या होते हैं, ठंड बढ़ती चली जाती है। तो एक समय ऐसे आता है कि जितने भी जलवाष्प है वो ऊपर जाती है तो वहां पर ठंडी होकर वो एक जगह पर इकट्ठा होकर क्या बना लेती है, बादल बना लेती है। और जो बादलों के अंदर की जल की छोटी छोटी बूंदी या जल कणिकाएं होती है आपस में इतनी ज्यादा संघनित हो जाए कि जल की बूंद बन जाए तो ये बारिश के रूप में नीचे टपकने लगती है। तो इसी को कहते हैं वर्षा होना। क्या हुआ, हमारे पृथ्वी से जल उड़ रहा था, उड़ उड़ कर क्या हो रहा था, वो ऊपर जाकर बादलों के रूप में इकट्ठा होने लगा। लेकिन जब बादल के अंदर ज्यादा मात्रा में जल वाष्प की बूंदें या जल कणिका इकट्ठा होने लगी तो वो आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों का निर्माण करने लगी और वे बड़ी बूंदें भारी होकर पृथ्वी पर गिरने लगती है। तो वापस से जल हमारा प्राप्त हो जाता है। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। इसी प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। फिर जल कहाँ पे आता है? धरती पर जाने के बाद पुनः महासागरों की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे जाता है। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्राय समतल भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों में झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल को वर्षा के रूप में भूमि पर गिर जाता है, यह भी नदियों या झरनों के रूप में ही बह जाता है। हमने देखा है कि अनेक जो भूपृष्ठ होते हैं वो महासागरों के तल से बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो इन स्थानों पर क्या होता है, वर्षा के रूप में क्या है, सिर्फ बर्फ ही गिरती है। तो बर्फ गिरकर वहां पर जमती रहती है, लेकिन जैसे ही थोड़े से तापमान में परिवर्तन आता है तो ये बर्फ पिघलकर वापस से जल बन जाती है और झरनों के रूप में, नदी के रूप में नीचे की ओर बहने लगती है। कुछ जल क्या होता है, वर्षा का रूप ले लेता है तथा जैसे बारिश होती है हमारे यहाँ पर वर्षा होती है और जितना भी बरसा हुआ पानी होता है वो नदियों में या झरनों में ही बहता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियां जल झीलों में भी बहता है। तो कुछ नदियां छोटी होती है, जो उनका जो जल है वो झीलों में जाकर रुक जाता है, एवं अधिकांश नदियां होती है लंबी होती है और उनका जो जल है वो अंत में महासागरों में मिल जाता है।
वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी नष्ट होता है तथा शेष जल धीरे धीरे भूमि में नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। भौम जल या फिर भूमिगत जल जो जमीन के अंदर का होता है। कुओं का भ्रमण भौम जल से ही होता है। जो कुएं भरते हैं, कुएं में जल भरता है, वो भूमिगत जल के कारण ही भरता है। लेकिन जहाँ पे भूमिगत जल का लेवल बहुत ज्यादा नीचे या वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है तो वहां के कुएं सूखे रहते हैं। इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भूमिगत जल से हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भूमिगत जल के अंतर्गत ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहां पर भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय बन गई है। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भूमिगत जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा में ऊपरी पृष्ठ को भी बह ले जाता है। तो इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे? हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में बह जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये जल चक्र दिया हुआ है। ये समुद्र है, ये आसपास की कोई झील है, ये यहाँ से नदी या झरना कह सकते हैं बीच में। तो क्या है, अनेक अलग अलग जगहों से यह वनस्पति है। इनमें से क्या होता है, जल की बूंदें ऊपर उड़ती रहती है या फिर उनको वाष्प बन के जो जल है वो ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ से फिर क्या होता है, बादल बनते हैं। बादल कुछ तो क्या होते हैं समुद्र में बरस जाते हैं, कुछ क्या होते हैं जमीनी इलाके में फिर पहाड़ों पर बरसते हैं। पहाड़ों पर बरसे हुए बादल बहुत बार क्या है बर्फ के रूप में बरसते हैं तथा बर्फ धीरे धीरे पिघल कर क्या है नीचे की ओर रिसती रहती है, जिससे यहाँ पे झरना भर गया, झील भर जाती है और ये वापस से पानी समुद्र में, और ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। तो ये क्या है हमारा जल चक्र, जिसकी हमेशा गति ऐसे ही होती रहती है। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर परिक्रम है, मतलब लगातार होने वाली प्रक्रिया है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है। यदि भारी बारिश हो तो क्या होगा? देखो जैसे कि चित्र में देखा जा सकता है, भारी बारिश में हर जगह पर पानी भर जाता है, बाढ़ भी आ सकती है। वर्षा के समय अवधि अथवा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर ही निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ सकती है, हमारा आने जाने का मार्ग प्रभावित हो सकता है, अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। झीलों तथा तालाबों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों एवं शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन को अपार क्षति पहुंचती है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, अगर कहीं पे बाढ़ आए तो क्या आएगा, हमें अपनी छतों पर बैठना पड़ेगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, कुछ अधिकांश चीजें इसके साथ में बह जाती है, तो ये एक समस्या का कारण बन जाती है। तो ये क्या होता है, अगर अत्यधिक आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो इस तरह की बाढ़ आने की संभावना होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। तो बाढ़ के समय बहुत बार क्या होता है, अगर समुद्र के आसपास के इलाके में बाढ़ आ रही है तो जो समुद्र में रहने वाले जीव है वे भी उसके साथ में बह जाते हैं, और जब धीरे धीरे वहां का जल उतरता है तो फिर वे जीव वहीं पर जमीनी भाग पर फंसकर मर जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें फिर पानी नहीं मिलता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन जो है या फिर जल का प्रयोग है वो है लगातार चलता रहेगा और जल वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जल वहां पर समाप्त होने लगेगा। इसकी वजह से मृदा सूख जाती है, क्षेत्र के तालाबों, कुएं में जल का स्तर गिर जाता है एवं उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भूमिगत जल में भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है।
सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना ही होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हाँ, एक तो पानी की कमी हो जाती है, जिससे पीने का पानी दुर्लभ हो जाता है तथा पशुओं के पीने के लिए भी पानी की कमी पड़ जाती है। अपने माता पिता तथा पड़ोसी से चर्चा करके अथवा समाचार पत्र या किसी अन्य पत्रिका से आप इस तरह की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जल को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधे, जंतुओं एवं मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भूमिगत जल का उपयोग हम नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण यह घटती रहती है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारें दिखाई देना एक साधारण दृश्य हो गया है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल अधिकाधिक मात्रा का उपयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए तथा जल को अत्यधिक व्यर्थ न किया जाए। जैसे कि इस तरह के कतारें अनेक स्थानों पर देखी जा सकती हैं जहां पर जल की कमी हो चुकी है। वर्षा के जल का संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसका भंडारण करने के बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। तो जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम वर्षा के जल का भंडारण करें। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्रित किया जाए, उसको बहकर आगे न भेजा जाए। देखो, अगर वर्षा का जल ऐसे स्थान पर गिरेगा जहां पर मिट्टी है तो वो सीधे नीचे चले जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसे स्थान पर है जहाँ पर सड़कें बनी हुई है या फिर ज्यादातर इलाका कंक्रीट से ढका हुआ है तो वहां पर जल क्या होता है, बह जाता है और वो भूमि के प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो ऐसे स्थानों पर हमें क्या करना चाहिए, वर्षा के जल का भंडारण करने के उपाय करने चाहिए। जैसे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी छत का जो पानी होता है उसको एक गड्ढे में तथा उससे बड़े गड्ढे में उसको भेज सकते हैं। इसको वर्षा के जल संग्रहित हो सकता है। जहाँ पर मकान सड़कें बने रहते हैं वहां पर जो जल होता है वो नालियों में बह जाता है तथा वर्षा का जल का भाग कुछ नदियों झीलों तक भी पहुंच जाता है, जो बहुत दूरी पर हो सकते हैं। क्योंकि ये जल हमारे चारों ओर की भूमि में वापस नहीं गया, अतः ये जल घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है, चलिए देखते हैं। छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंकों में पाइपों के द्वारा पहुँचाया जाता है, जैसा की यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदन करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां पर यह मिट्टी के रिसाव द्वारा भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करेगा, जैसे कि चित्र में अभी अभी हमने देखा था। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचा दिया जाए, लेकिन इसके लिए समस्या ये होगी कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा सड़क का, वहां पर क्या होता है, अधिकतर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक साफ सुथरा तरीका नहीं है। तो अगर हम छतों से पानी को इकट्ठा करके गड्ढों में भर देंगे तो वो एक सरल व सुविधाजनक विधि होती है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पाठ के प्रमुख शब्द। बादल। बादल वे होते हैं जिनसे वर्षा होती है। संघनन। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प ठंडी होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। सूखा। सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर जल की कमी के कारण आसपास की धरती सूख जाती है, पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वाष्पन। जल का भाप बनकर उड़ना वाष्पन है। बाढ़। अत्यधिक वर्षा के कारण जो जल भराव हो जाता है उसे बाढ़ कहते हैं। इसके अंदर पशु मानव जाति को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। घर या फिर वाहनों को भी ये बह ले जाती है। ओला। ओला जब अत्यधिक ठंड के कारण जो वर्षा की बूंदे है वो जमकर बर्फ के रूप में गिरती है तो उसे ओला कहते हैं। महासागर। महासागर बड़े समुद्र को कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को संग्रहण करने की विधि को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसमें छतों के द्वारा या सड़कों की नालियों का प्रयोग किया जा सकता है। हिम। बर्फ को हिम कहते हैं। जलवाष्प। जल का भाप बनकर उड़ना जो होती है वो जलवाष्प होती है। जल चक्र। जल चक्र एक प्रक्रम है जिसके द्वारा जल वापस समुद्र से बादल बनना, फिर वापस से बारिश होना, बारिश का फिर
सारे पौधों के जंतुओं के द्वारा प्रयोग करना, वापस से भाप बनना, ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। इसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। पाठ का सारांश, जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है, जो बादल जैसे दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम तथा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में पुनः प्राप्त हो जाती है। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेक पूर्वक उपयोग की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं अभ्यास के प्रश्न। जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। एक वर्ष से इससे अधिक समय तक वर्षा न होने से उस क्षेत्र में सूखा लाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण है? तो यहाँ से वाष्पन और संघनन के कारण देखने हैं। ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंद का दिखना संघनन है। गीले कपड़े पर इस्त्री करके भाप का उड़ना वाष्पन है। सर्दी में प्रातःकाल कोहरे का दिखना संघनन है। गीले कपड़े से पोंछने के बाद शाम पर कुछ देर में सूख जाता है, ये वाष्पन है। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का उड़ना वाष्पन कहलाता है। फिर आता है प्रश्न नंबर 3। वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है? नहीं, वायु में जो जलवाष्प होती है प्रत्येक समय उपस्थित रहती है, बस उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। जल महासागर, नदियों तथा झीलों में वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि में वाष्पित नहीं होता। नहीं, जल हर समय हर स्थान पर वाष्पित होता रहता है, तो ये भी गलत हो गया। जल में जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। हाँ, तो जो जल है वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। हम उसको उबाल कर गर्म करके या फिर गर्म हवा के द्वारा भी जल का वाष्पन हो जाता है। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। हाँ, इन्हीं जल कणिकाओं से बादल बनते हैं। अब बताए क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर यह कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, इससे सहायता जरूर मिलेगी अगर हम इसे हीटर या अंगीठी के पास फैला देंगे, क्योंकि हीटर या अंगीठी के कारण आसपास की वायु गर्म व सूखी हो जाएगी, जिससे जितनी भी हमारी कपड़ों की जलवाष्प है, कपड़ों का जल है, वो जल्दी जल्दी वाष्प में परिवर्तित होगा और वो जल्दी सूख जाएगी। एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए तथा इसे मेज पर रखिए। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है कि संघनन, जो आसपास की जलवाष्प होती है वो अंदर की बर्फ के कारण ठंडी होकर बाहर बोतल के चिपक जाती है, इसके कारण ये बूंदें दिखाई देती है, संघनन के कारण। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग इस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं? क्योंकि जो हमारी सांस होती है या हमारे मुंह की हवा होती है, उसके अंदर जलवाष्प होती है और वो जलवाष्प चश्मे के ऊपर जम जाती है। चश्मे का लेंस ठंडा होता है और उसके ऊपर वो जम जाती है। बादल कैसे बनते हैं? जब पृथ्वी से जल वाष्प के रूप में उड़ता रहता है तो वो जल कणिकाओं का निर्माण करते हैं। ये जल कणिकाएं इकट्ठा होकर बादल का निर्माण करती हैं। सूखा कब पड़ता है? जब एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न हो और भूमिगत जल समाप्त हो जाए तो सूखे की स्थिति होती है। पार्ट नंबर 14 जल हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।